हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम यादव आशा करता हूँ आप सब लोग घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने क्या देखा था कि आइगन वैल्यू क्या होती है? किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए किसी लैम्डा को, लैम्डा उस फील्ड से होना चाहिए, उस लैम्डा को हम किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कब कहेंगे कि इस लैम्डा के लिए हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स ऐसा एग्जिस्ट होना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। किसी भी मैट्रिक्स में लैम्डा को हम उसके आइगन वैल्यू कब कहेंगे कि उस लैम्डा के लिए एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए कि Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स हो जाए। तब हम इस लैम्डा को इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू कहेंगे और इस एक्स को इस आइगन वैल्यू का कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहेंगे। ये सब हमने कल सीख लिया था। इसके बाद हमने एक रिजल्ट और देखा था कि लैम्डा बिलोंग्स टू एफ को हम आइगन वैल्यू कहेंगे कि लैम्डा आइगन वैल्यू बनेगी। कब बनेगी? जब इफ एंड ओनली इफ। कब बनेंगे? अगर ए माइनस लैम्डा आई हमारा क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। ए माइनस लैम्डा हमारी क्या हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए। इसका हमने प्रूफ भी देखा था कि कैसे कैसे प्रूफ बना था इसका। तो ये सब हमने कल कर लिया था। आज हम क्या करते हैं, आज हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हम ये तो सीख लिया, पता कर लिया कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर होते क्या हैं। आज हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं कि हम कैसे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास है ए मैट्रिक्स 5 0 0 1 5 0 0 1 -2। ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है हमारी, जिसकी हमें आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो बच्चों, कल मैंने जैसा आपको बताया था कि लैम्डा को हम आइगन वैल्यू कब कहेंगे कि ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। एक नॉन जीरो वेक्टर एक्स ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा। अब इसके बाद हमने क्या कर दिया था, इसको इस साइड ले आए थे, a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, और इससे हमने इफ एंड ओनली कंडीशन आई थी, डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसको मैं क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि ये जो इक्वेशन आती है, इस इक्वेशन को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं किसी भी मैट्रिक्स ए की। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट होते हैं वही हमारी क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज होती हैं। तो अब हमें a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट। ये क्या देगा, डिटरमिनेंट 5 माइनस लैम्डा 0 0 1 5 माइनस लैम्डा 0 0 1 -2 माइनस लैम्डा। अब हमें ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और दिस इज इक्वल टू 0। अब ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट आपको सोल्व करना मैंने सिखा दिया था, आपको आता है। क्या करेंगे, अगर हमारे पास हम इसको r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देंगे। जैसे ही हम इसको r1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास 5 माइनस लैम्डा इनटू इस फर्स्ट कॉलम को छुपा लीजिए, इस फर्स्ट रो को छुपा लीजिए। जैसे ही हम इन दोनों को छुपाएंगे हमारे पास एक दो ऑर्डर का माइनस बचेगा। इसकी वैल्यू क्या जाएगी, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि 5 माइनस लैम्डा इंटू -2 माइनस लैम्डा माइनस 0, बाकी 0 टर्म आ जाएगी। यहां से हम देखेंगे दिस इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस लैम्डा का स्क्वायर इंटू -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन हमारी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है इस मैट्रिक्स ए की। और इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे वही हमारी क्या होंगी, आइगन वैल्यूज होंगी बच्चों। तो हमारी इक्वेशन क्या है कि 5 माइनस लैम्डा का स्क्वायर -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से जब हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू 5 और -2, यानी कि हमारी मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज क्या आई, 5 5 और -2। ये हमारी
आइगन वैल्यूज आ गई इस मैट्रिक्स की। ठीक है, अब आइगन वैल्यूज के कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर देखते हैं। मैंने मान लिया x y z be the eigen vector corresponding to आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू, हमने किसी एक x को इसका आइगन वेक्टर मान लिया जो हमें फाइंड आउट करना है। आइगन वेक्टर क्या था हमारा? आइगन वेक्टर था हमारा बच्चों a माइनस लैम्डा i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो हमारा होमोजेनियस सिस्टम था, इस सिस्टम के जितने भी हमारे पास x वो नॉन जीरो सॉल्यूशंस थे वही हमारे क्या थे? आइगन वेक्टर्स थे। यानी कि अब हमें इस सिस्टम का सॉल्यूशन निकालना है, वो भी लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरेस्पॉन्डिंग। यानी कि अब हमें a माइनस 5y इंटू एक्स के सॉल्यूशन निकालने हैं। तो a माइनस 5y क्या होगा कि इस मैट्रिक्स में से हम 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार 5 5 5, यानी कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को हमें सबट्रैक्ट करना है। कर देंगे हम। क्या है हमारे पास? 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस 7 इंटू एक्स एक्स वाई जेड इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो फर्स्ट रो तो हमारी 0 रो है तो इससे कुछ मिलेगा नहीं हमें। जब हम सेकंड रो की इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x 0 0, यानी कि हमें यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0। जब हम थर्ड रो की इस कॉलम के साथ करेंगे तो x के साथ 0 y माइनस 7z y माइनस 7z इज इक्वल टू 0। यानी कि यहां पे हमारे पास क्या होगा? हमारी x की हमारे पास एक फिक्स वैल्यू आ गई 0, y की वैल्यू हमारी z पे डिपेंड कर रही है और z के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं आई है। z के लिए कोई कंडीशन नहीं आने का क्या मतलब है कि z हमारा एक फ्री वेरिएबल होगा। यहाँ पे z फ्री होने का मतलब कि z की यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। z पे हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, z हमारा फ्री है, y की वैल्यू हमारी z पे डिपेंड कर रही है और x हमारा इंडिपेंडेंट है इन दोनों से और उसकी वैल्यू फिक्स है, वो क्या है? 0 है। यानी कि मैं एक सेट बना देता हूं, इस सेट में आइगन वेक्टर्स आएंगे लैम्डा इक्वल टू 5 कोरेस्पॉन्डिंग, जिसमें हमारी x की वैल्यू 0, z की वैल्यू फ्री है, मैंने उसको कोई t सपोज कर लिया तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 इंटू t। यहाँ पे t हमारा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो, और t क्या होता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो ये जो मैंने सेट बनाया, इस सेट में क्या आया है? इस सेट में ये आइगन वेक्टर जो मैंने निकालना था मैंने वो इंक्लूड किया है कि 0 x की वैल्यू, z की वैल्यू हमारा फ्री वेरिएबल था, कुछ भी हो सकती है, मैंने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, उसका नाम दे दिया मैंने t। y की वैल्यू क्या है? मेरी z पे डिपेंड कर रही है, यानी कि y इज इक्वल टू 70। तो ये x1 ये क्या है? इज द सेट ऑफ आइगन vectors of A with respect to eigenvalue lambda is equal to 5। लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरेस्पॉन्डिंग ये हमने क्या निकाल दिया? आइगन वेक्टर फाइंड आउट कर दिया। इसी तरह से हम देखते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू जब हमारी -2 होगी उसके कोरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं? जब हमारे लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? -2 होगी, तब देखते हैं। यही हमने आइगन वेक्टर मान लिया कोरेस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -2। अब हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा? a माइनस लैम्डा, लैम्डा हमारा माइनस है, यानी a प्लस 2i इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें इसके सोल्यूशन निकालने हैं, यानी कि a प्लस 2i, इसमें
2 इंटू आइडेंटिटी ऐड करना हमें। 2 इंटू आइडेंटिटी का मतलब क्या है 7 0 0। 2 आइडेंटिटी ऐड करने का मतलब क्या है कि हम डायगोनल एलिमेंट्स में 2 2 ऐड करते जाएंगे, यानी कि 1 7 0 0 1 0 इंटू x y z 0 0 0। ठीक है, जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहां से आ जाए हमारे पास 7 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब 7 तो 0 होगा नहीं, यानी कि हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 0। जब हम सेकंड रो करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम x प्लस 7y 0, यानी कि x प्लस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहां से x की हमारी वैल्यू 0 असाइन हो चुकी पहले ही, तो x तो खत्म, 7/0, यानी कि यहां से y की वैल्यू भी 0। जब थर्ड रो से करेंगे तो 0 y 0, ये कंडीशन आएगी, दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं। यानी कि जब हमने इस सिस्टम को सोल्व किया तो हमारे पास यहां से x की वैल्यू फिक्स हो गई 0, यहां पे हमारे y की वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन z हमारा इस बार में फ्री वेरिएबल रहेगा। z फ्री वेरिएबल रहेगा तो मैं फिर से आइगन वेक्टर्स का एक सेट बनाता हूं, मैंने नाम दे दिया मान लो x2। x2 में वो सारे आइगन वेक्टर्स हैं जिसके लिए x 0 है, y 0 है, z हमारा कोई भी, मैंने t1 नाम दे दिया मान लो, तो वो t1 नॉन जीरो और t1 कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। तो ये जो हमारा x2 है ये क्या है, ये सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A विद रिस्पेक्ट टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू -2। लैम्डा इज इक्वल टू -2 के कोरिस्पोंडिंग जो हमारा सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स है वो हमारे पास ये आया है। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी मैट्रिक्स की जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी उसके लिए हम आइगन वैल्यू और उसके कोरिस्पोंडिंग हर आइगन वैल्यू के कोरिस्पोंडिंग हम आइगन वेक्टर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम, कि किसी भी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। Spectrum of A is the set of all eigenvalues of a matrix A is called spectrum of। क्या था कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी हमने आइगन वैल्यू निकालनी सीख ली, कि उन आइगन वैल्यूज को अगर हम एक सेट में रख दें तो वो जो सेट होगा उस सेट को हम कहेंगे किसी भी मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल किया था उस एग्जांपल के हिसाब से हमारी ए मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रम क्या होगा, कि अभी हमने जो एग्जांपल किया था वहां पे हमारी आइगन वैल्यूज क्या आई थी 5 5 और -2, ये हमारी आइगन वैल्यूज थी। यानी कि हमारा स्पेक्ट्रम क्या होगा, एक सेट होगा जिसमें हम आइगन वैल्यूज को रखेंगे। फर्स्ट आइगन वैल्यू रखी मैंने 5, सेकंड आइगन वैल्यू फिर से 5, क्या हम दोबारा सेट में 5 रखेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम जानते हैं कि हमने सेट्स पर रखा है कि सेट्स में एलिमेंट्स की रिपीटेशन अलाउड नहीं होती, इसलिए हम 5 को रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट -2, ये जो सेट है ये हमारा अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल में स्पेक्ट्रम ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा, उस मैट्रिक्स ए का स्पेक्ट्रम। अब मान लीजिए कि अगर A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस ए हमारी एन क्रॉस एन की कोई मैट्रिक्स है, उसकी हमने एन आइगन वैल्यूज मान ली, एंड λ1 λ2 और λn आर द आइगन वैल्यूज ऑफ, ये क्या है एन आइगन वैल्यूज हैं। तो देन तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इंटू λ1
is called the spectral radius of, यानी कि क्या होगा कि हमने ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट किया, उन आइगन वैल्यूज में से जिस भी आइगन वैल्यू का हमारा मैग्नीट्यूड, क्या कहा, जिस भी आइगन वैल्यू का हमारा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा, उस आइगन वैल्यू को हम उस मैट्रिक्स की क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रल रेडियस। हमारे जो एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से हमारे आइगन वैल्यूज थी ये। जब हम इनका मैग्नीट्यूड लेते हैं, 5 का मैग्नीट्यूड 5, 5 का मैग्नीट्यूड 5 और 2 का मैग्नीट्यूड, यहां से हमारे मैक्सिमम मैग्नीट्यूड की आइगन वैल्यू कौन सी आई, 5, यानी कि 5 इस मैट्रिक्स की क्या है, स्पेक्ट्रल रेडियस है। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल रेडियस। अब एक टर्म आती है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और एक और है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जब भी आगे हम लीनियर अलजेब्रा का जो भी काम करेंगे उसमें ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एम शॉर्ट फॉर्म में और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी जी। क्या होती है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी की, अगर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन with multiplicity p कह लीजिए, then p is known as algebraic multiplicity of a। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जो भी हमारा रूट लैम्डा है विद मल्टीप्लिसिटी, अगर उसकी मल्टीप्लिसिटी जितनी भी है, यानी कि हमारी आइगन वैल्यू क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट होती है कि उस आइगन वैल्यू की, उस रूट की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जितनी भी मल्टीप्लिसिटी होगी वही उसकी क्या होगी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। जैसे अभी हमने जो मैट्रिक्स ली थी उसमें हमारे पास आइगन वैल्यूज क्या थी, आइगन वैल्यूज या फिर ऐसे कह दीजिए कि उसमें हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, सी लैम्डा से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दिखाते हैं कि फाइव माइनस लैम्डा का स्क्वायर इंटू -2 माइनस लैम्डा, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। इसके हमारे पास दो रूट थे, हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 3 डिग्री थी, रूट सिर्फ 2 ही थे, यानी कि एक रूट हमारा जो 5 था वो रिपीट हुआ था, यानी कि ये 5 इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है विद मल्टीप्लिसिटी 2। अगर इसकी मल्टीप्लिसिटी 2 है तो 5 जो आइगन वैल्यू है उसके अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी बच्चों। इसी तरीके से जैसे ही हम लैम्डा इक्वल टू -2 की बात करते हैं, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का रूट है विद मल्टीप्लिसिटी 1, तो जो -2 आइगन वैल्यू है उसकी जो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 1। यानी कि जितनी बार भी कोई भी आइगन वैल्यू या फिर कोई भी लैम्डा किसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का जितनी बार रूट बनता है वही उसकी क्या होती है, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, हमारे पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स corresponding to
आइगन वैल्यू लैम्डा इज नोन एज ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। यानी कि ये क्या कर रहा है कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलिए या लीनियरली डिपेंडेंट, दो टर्म्स है, नाम से क्लियर है। लीनियरली डिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड करना। अगर मैं किसी दो वेक्टर्स ए और बी के लीनियरली डिपेंडेंट कहता हूं, यानी कि या तो इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही होगी या इसकी वैल्यू इस पर डिपेंड कर रही होगी। डिपेंड करने का क्या मतलब दो वेक्टर्स में कि वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। जैसे मैंने एक कह दिया 2, एक कह दिया 4। 4 क्या है, 2 का 2 टाइम्स मल्टीपल है। एक मैंने कह दिया 2, एक मैंने कह दिया 3, तो ये क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो अब मैं क्या कहता हूं, लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे पे डिपेंड करना। तो हमने क्या किया था अभी, जैसे आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट किए थे, जब हमने लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर निकाला था, वो हमारे पास क्या आया था, एक सेट आया था। उस सेट में क्या एलिमेंट थे कि 0, 70, t नॉन जीरो एंड t बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। ये हमारा सेट था। इस सेट में वो सारे आइगन वेक्टर्स थे जो लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरिस्पोंडिंग हमारी इक्वेशन ax इज इक्वल टू लैम्डा x को सेटिस्फाई कर रहे थे। यानी कि हमारे पास जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरिस्पोंडिंग है, वो सभी इसी सेट में है। अगर इसी सेट में है तो बच्चों ये देखो कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई t की वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे मैंने t को एक वैल्यू असाइन की, मान t इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, मेरी आइगन वेक्टर क्या जाएगा 0, 7 और 1। ठीक है, अब मैं इसकी जगह कोई दूसरी वैल्यू असाइन करता हूँ। जैसे मैं कोई दूसरी वैल्यू असाइन करूंगा, जैसे मैंने t इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो मेरा आइगन वेक्टर क्या जाएगा 0, 42 और 1 के कोरिस्पोंडिंग था हमारा 0, 7 और, यानी जो ये दूसरा वेक्टर है ये इस वेक्टर का 2 टाइम्स है, कि इस वेक्टर की वैल्यू इस वेक्टर पे डिपेंड कर रही थी, इसके डबल के इक्वल है। तो ये क्या है हमारे लीनियरली डिपेंडेंट। ऐसे में जैसे ही हमारे t वैल्यूज को वेरी करता जाऊंगा तो हर बार जो वेक्टर होगा वो हमारे इस वेक्टर के लीनियरली डिपेंडेंट आता जाएगा। यानी कि हमारे पास इस सेट से एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हमें आइगन वेक्टर मिलेगा। वो हम ऐसे कह सकते हैं कि जितने हमारे पास फ्री वेरिएबल होंगे सेट में, उतने ही हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 5 के कोरिस्पोंडिंग हमें नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कितने मिले, 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 1। ठीक उसी प्रकार हमने एक x2 सेट बनाया था, लैम्डा इज इक्वल टू -2 के कोरिस्पोंडिंग, जीरो 0 t1 नॉन जीरो एंड t1 बिलोंग्स टू 0। ठीक उसी प्रकार ये भी हमारा क्या है कि वो सारे सेट ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं जो लैम्डा इज इक्वल टू -2 के कोरिस्पोंडिंग ax इज इक्वल टू लैम्डा x को सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी कि जितने भी वेक्टर आइगन वेक्टर मिलेंगे वो हमें इसी में से मिलेंगे। इसी तरह जैसे ही मैं इसमें कोई t की एक वैल्यू असाइन करने के बाद और कोई भी वैल्यू असाइन करूंगा, वो वैल्यू जो पहले वाली वैल्यू उसकी क्या रहेगी, लीनियरली डिपेंडेंट आते चलेंगे, उनके स्केलर मल्टीपल बनते चलेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे ही कह सकते हैं कि हमारे पास फ्री वेरिएबल एक ही है, तो हमारे पास यहाँ भी नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी -2 की वो क्या बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है, ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी या ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को डिस्कस करते हैं। अभी हम ये जो सारा काम किया है हम डेफिनेशन के थ्रू से हैं कि हम डेफिनेशन क्या कहती थी, कैसे कैसे हम जैसे हम डेफिनेशन को फॉलो करते जाएंगे, हमारे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स, हमारे पास स्पेक्ट्रम, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आते जाएंगे। और जब हम हमारे मेथड जनरेट करेंगे, एक वे बनाएंगे, अपना तरीका बनाएंगे कैसे हम ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी को और इजी वे से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने जो काम किया इसको आप अच्छे से करना, समझना और खुद ट्राई करके देखना। कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप या तो कमेंट बॉक्स में
रिप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके हर डाउट को दूर करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू।